डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, संभावित प्रश्न की। ऐसे क्वेश्चन जो ईयर 2024 में एक्सपेक्टेड है यानी संभावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 परीक्षा बोर्ड, और यहाँ पर ये देखिए ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट 1। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट 1 की बात करेंगे। देखिए हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर देखें आप, ये सेक्शन ए में चूज द करेक्ट आंसर में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें के कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, फिर ये कोबाल्ट मेटल है और यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड है वो 4। हमको यहाँ पर इस कोबाल्ट मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको -1 है, ये देखिए टिक मार्क लगा दिया, लेकिन ये -1 कैसे है? तो रटने की बजाय हम अगर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर CO ये कोबाल्ट मेटल है, और यहाँ पर ये CO ये कार्बोनाइल लिगेंड ये 4, ठीक है। और हमको इस कोबाल्ट मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, इस उप सहसंयोजी मंडल के ऊपर जब कोई प्लस और माइनस साइन नहीं दिया जाता तो हम आफ्टर द इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दो 0। अगर यहाँ पर कोई प्लस और माइनस साइन होता तो हम उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0। अब आप सबसे पहले लिखोगे के, फिर प्लस इस कोबाल्ट मेटल को लिख लो, और CO4 ये कार्बोनाइल लिगेंड यहाँ पर क्या 4 है, तो आप प्लस 4CO आप कर दो, ठीक है। याद रखना ये कोबाल्ट मेटल है और इसी का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब देखिए ये पोटेशियम K है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही है। और यहाँ पर ये जो CO है ये कार्बोनाइल लिगेंड है ना, वो कार्बोनाइल लिगेंड क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। जैसे आपको पता है वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है ना, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोनाइल भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वैल्यू जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वो कितनी होती है? 0। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 रख दो। आफ्टर द इक्वल टू 0 तो है ही। अब क्या करोगे? यहाँ पर आएगा 1 प्लस CO प्लस 0 इक्वल टू 0। तो CO, अब यहाँ पर क्या बचा? 1। इसको आफ्टर द इक्वल टू के 0 की तरफ ले चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि इस कॉम्प्लेक्स में, इस संकुल में, इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? -1, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, विशिष्ट चालकता का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि नीले लिटमस को जो लाल कर देता है वो कौन होता है? आपको पता है वो एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फिनॉल जो है ये एसिडिक नेचर शो करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन पर टिक मार्क लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करूँ, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल ये दोनों है ना न्यूट्रल होते हैं, जो इस लिटमस पेपर को चेंज नहीं करते ना, अफेक्टेड नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। और डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये लिटमस पेपर क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई कि इसमें फिनॉल ही सिर्फ एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी सब ये जैसे मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और यहाँ पर जो ईथर होता है ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ पर फॉस्जिन इज, तो आपको पता है फॉस्जिन ये कार्बोनाइल क्लोराइड है, COCl2, ठीक है। COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्जिन गैस। ये देखिए, अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा जैसे क्या होता है कि यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। जैसे स्टूडेंट्स ये देखिए ये क्या है? CHCl3, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म।
और क्लोरोफॉर्म के हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और ये एयर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन? क्लोरोफॉर्म, जिसकी वजह से फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन होता है, फॉस्जिन गैस का निर्माण होता है। और ये फॉस्जिन गैस जो होती है, ये गैस क्या होती है, ये गैस जो होती है ये पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक पॉइजनस गैस होती है, ये जहरीली गैस होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो मैं क्लियर कर दूं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब मैं इसको 2 टाइम कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए CH, Cl3 है तो Cl और Cl2, सिमिलरली CH, Cl और Cl2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ O2 है, O2 मतलब एयर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले एक HCl यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से भी एक HCl चला जाएगा। ठीक है, ये 2 HCl के मोलिक्यूल चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखो C और Cl2। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए C और Cl2, O2 है, एक ऑक्सीजन इस गरीब को दे दो, एक ऑक्सीजन इस गरीब को दे दो। ठीक है, तो बेचारा COCl2 के कितने मोलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर, 2 मोलिक्यूल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मोलिक्यूल्स ऑफ COCl2, और यहाँ से ट्वाइस HCl ये बाहर हो गया। तो आपने देखा कि जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है तो फॉस्जिन गैस का निर्माण होता है। फॉस्जिन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फॉस्जिन गैस क्या होती है, ये पॉइजनस गैस होती है, विषैली गैस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने गिव्स आइसोसानेट टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 डिग्री अमाइन ही आइसोसानेट टेस्ट देता है, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और फिनॉल ये आइसोसानेट टेस्ट नहीं देता। आपने देखा होगा अमाइन चैप्टर में, आप NCERT में अमाइन चैप्टर में जब आप जाएंगे तो कार्बन अमाइन रिएक्शन को डिस्क्राइब करके दे रखा है, विस्तार पूर्वक दे रखा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री तो रिएक्ट करेगा, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं करेगा। लेकिन जब आप हेलो अल्केन और हेलो एरिन वाले फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कार्बन अमाइन रिएक्शन आइसोसानेट टेस्ट बहुत शॉर्ट में दे रखा है। तो इसीलिए आप अमाइन चैप्टर में जाकर इसके बारे में और अच्छे से देख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने इसका आंसर बता दिया, 1 डिग्री अमाइन, ये टिक मार्क लगा दिया। इसके बाद आप स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर लिखा है विच इज़ नॉट अ ग्लिसरॉइड। तो यहाँ पर OID, ग्लिसरॉइड इसमें से कौन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी ग्लिसराइड है, ये भी ग्लिसराइड है, ये भी ग्लिसराइड है, और जो नहीं है वो है स्टूडेंट्स सोप, यानी साबुन क्या होता है, ग्लिसराइड नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, देखो जो ग्लिसराइड होता है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने एस्टर होते हैं। एक बार फिर से, ये जो ग्लिसरॉइड होता है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने एस्टर होते हैं, और ये जो सोप होता है ये सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जैसे यहाँ पर RCOON है, यहाँ पर R की जगह पर आप C17H35 ले लो, COON है, तो ये है सोप। ठीक है स्टूडेंट्स, SOAP सोप साबुन, और इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। तो स्टूडेंट्स ये जो है सोप ये ग्लिसरॉइड नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लिसरॉइड क्या होते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये होता है ग्लिसरॉल। देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है। और फैटी एसिड यानी कि जिसमें भी RCOOH, यानी जिसमें भी COOH होता है, ये क्या होते हैं, फैटी एसिड। और मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड मतलब जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल, और इनको बोलते हैं फैटी एसिड यानी वसी अम्ल। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम आगे की तरफ बात करें। देखिए ये सोप विच इज़ नॉट ए ग्लिसराइड इन ए सोप, और इसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फेराडे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितने कूलम के बराबर होता है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है 96500। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 96500, और स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा कूलम, बट एक्चुअली में कूलम पर मोल होता है ये, लेकिन कोई बात नहीं, 96500 कूलम लिख दो। ट्रांजिशन मेटल है टोटल, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 4 सीरीज। अब 4 सीरीज में क्या होता है, आपको पता है 4 सीरीज में एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज, और एक होती है 6D सीरीज।
ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 4 सीरीज। आगे देखिए, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है एग्जिबिट, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये बद्ध समन्वयता दर्शाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी लिंकेज आइसोमेरिज्म आती है, बद्ध समन्वयता आती है, तो मैं आपको यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब कभी आपको यहाँ पर CN, NC, SCN, NCS या फिर NO2 या फिर ONO नज़र आता है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, जब भी ये नज़र आते हैं तो ये हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म बद्ध समन्वयता दर्शाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बात करते हैं। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, तो याद रखिए ये लिक्विड में गैस होती है। क्या होती है? लिक्विड में गैस। आपने देखा होगा थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा, ठीक है, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, कोक, ये जितने भी आते हैं ये सब सोडा वाटर का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक है ना, और इसमें आपने देखा होगा CO2 गैस जो होती है वो किसी न किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में होती है। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इज लिक्विड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गैस इन लिक्विड आएगा, यानी लिक्विड में क्या होती है? गैस होती है, द्रव में गैस उपस्थित होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे देखें। यहाँ पर KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। देखो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक आपने देखा होगा K2Cr2O7, दूसरा आपने देखा होगा KMnO4। तो देखो K2Cr2O7 और KMnO4 का अगर हम कंपेरिजन करें तो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किससे? K2Cr2O7 से। क्यों? क्योंकि ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है और KMnO4 कितने करता है? 5 नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारे सामने है राइट, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। आपको पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी होती है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये देखते जाइए आप, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है ना, अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आ गया। फिर आएगा नंबर सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ आता है यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक बार फिर से। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, फिर आएगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के हिमांक में अवनमन, फिर आएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। तो ये देखिए, ये चार जो है क्या होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई ये क्या है? इसने क्या लिखा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो तो होती है ना, इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा स्टूडेंट्स? फॉल्स। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स, तो यस ये ट्रुथ है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात है और उसकी यूनिट निकालना स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, और नहीं तो एक बार और बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ पर आपको यूनिट निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला देखिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड और अपॉन में होगा मोल पर लीटर, और यहाँ पर आएगा एन। एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर, यानी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनमें से कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। अब जैसे अगर इसने फर्स्ट ऑर्डर बोला तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 लिख दो, तो देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे यहाँ पर आएगा मोल पर लीटर और यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर जीरो ऑर्डर की बात करते तो यहाँ जीरो लिख देते, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट लिखा हमने, और ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर सेकंड इनवर्स। क्लियर? ये देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए अब हम आगे की तरफ बात करते हैं।
प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तो सही बात है ये, ठीक है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रू है, तो यहाँ तक लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये तो ट्रू था ही ना, और ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, एम ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डियर ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि एम ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और ये कौन है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स, तो ये एफ लिख दिया। आगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यस। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है आपको पता है, ये इसका फार्मूला होता है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये जो होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बेहतरीन एग्जाम्पल है ना, यस। तो इसीलिए ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यस ट्रू, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ट्रू। आगे देखिए, Cu पॉजिटिव आयन इज कलर्ड, नो, ये फॉल्स है। आप देखिए Cu पॉजिटिव आयन की बात कर रहा है, और Cu पॉजिटिव आयन डियर कलरलेस होता है, और ये क्या बोल रहा है, कलर्ड, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। तो ये वैसे भी आंसर यहाँ दे रखे हैं। अब ये कैसे फॉल्स है, तो चलो मैं एक बार इसको क्लियर थोड़ा सा कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए ये कॉपर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 29, कॉपर, यहाँ पर लिखेंगे हम ऑर्गन, ये ऑर्गन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा ये क्या 18, और थोड़ा सा स्पेस दे दो 4s2, और हो जाएगा 3d 9, देखो 18 और 2 20 और 9 29, इस तरह से। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये अनस्टेबल होता है, वैसे भी आप जानते हो कि जब भी डी में 4 हो और डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम 4 को करते हैं 5 और 9 को करते हैं हम क्या 10, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको 10 करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 3d 10 और 4s 1। अब आप खुद देखें, ये हो गया किसका, Cu का कॉन्फ़िगरेशन, और अगर हम यहाँ पर Cu प्लस कर दें तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 3d में कितने रहेंगे 10, और 4s हो जाएगा 0, और 3d 10 का मतलब जानते हो क्या होता है स्टूडेंट्स, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। देखो डी में 10 बना लो ना, यहाँ 3d लिख दो, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने देखा सभी पेयर्ड है। या कोई खाली ऑर्बिटल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी क्वेश्चन की तो बात कर चुके हैं। ये देखिए क्या है यहाँ पर, ये Cu पॉजिटिव आयन इज कलर्ड, तो ये क्या स्टूडेंट फॉल्स, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है कलरलेस, ठीक है। अब हम देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पर ये ए कॉलम है और यहाँ पर ये बी कॉलम है। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है क्लोरोफॉर्म, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है एनेस्थेटिक के लिए, यानी कि निश्चेतक के लिए, यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अनकॉन्शियस करने के लिए, उसे बेहोश करने के लिए, ताकि उसकी सर्जरी हो सके, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डी, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इस तरह से, ठीक स्टूडेंट्स। अब देखिए इटार्ड रिएक्शन, आप इटार्ड रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो आपको पता है इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इधर, ये इसका आंसर आ जाएगा सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोरोजन, कोरोजन मतलब संक्षारण, और ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक घटना है ये, क्या संक्षारण क्या है, विद्युत रासायनिक घटना, यानी कि कोरोजन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो ई। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें तो ये है बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, ये देखिए। और ये है माइकोडर्मा एसिटी, स्टूडेंट्स ये जो माइकोडर्मा एसिटी ये एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, माइकोडर्मा एसिटी ये एक बैक्टीरिया होता है, और क्विक विनेगर प्रोसेस में, यानी कि शीघ्र सिरका विधि में इसको यूज़ करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये क्या करता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर, ये एसिटिक एसिड के अंदर। तो इसीलिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, ये लिखा है यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ C2H5OH2 CH3COOH, तो इसका आंसर लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये। अगर आप क्विक विनेगर प्रोसेस शीघ्र सिरका विधि को देखेंगे तो आपको माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया ये वहाँ पर दिखाई देगा। क्या होता है, ओल्ड विनेगर से
डिप की हुई जो वुड शीप्स होती है, यानी कि लकड़ी की जो छीलन होती है ना, उसके अंदर माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया अपने आप क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। यानी पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की जो छीलन होती है उसमें माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया अपने आप क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, अपने आप क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 और ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड इज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड की बात करें तो इसका C12H22O11 होगा। यह लिख देता हूँ मैं, ये देखिए C12, ये हो जाएगा H22O11। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो सुक्रोज का फार्मूला होता है, तो मैं कहूँगा यस, सुक्रोज के साथ साथ ये लैक्टोज का भी यही है और माल्टोज का भी यही है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में क्या होता है कि C12H22O11 यही एक फार्मूला है जो सुक्रोज को भी रिप्रेजेंट करता है, लैक्टोज को भी करता है और माल्टोज को भी करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, C12H22O11। आगे देखिए, कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ विच विटामिन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैल्सीफेरॉल जो है ये केमिकल नेम है विटामिन डी का। यानी विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल एक रासायनिक नाम है। क्लियर, तो याद रखिएगा यहाँ पर आएगा विटामिन डी। आगे अगर हम बात करें, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 का होल ट्वाइस NH। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आ सकती है, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत इजी तरीके से, देखिए स्टूडेंट्स, पहले CH3 का होल ट्वाइस NH है, तो इसको पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, CH3 का होल ट्वाइस NH। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप पहले ऐसे लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे NH और यहाँ लिखेंगे CH3। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नेम में क्या होता है कि हम हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करते हैं, मगर यहाँ पर आप देखिए या तो एक कार्बन यही है इस चेन में या फिर एक ही है। तो हम अगर इसको 1 नाम देते हैं, ठीक है, तो ये एक ही इसके अंदर कार्बन है, या तो इसको 1 बोलो या इसको बोलो। अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ तो ये NH जो है इसका ही हो जाएगा, जिसकी डिजिट उसका ही NH हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये मिथाइल रेडिकल N से लिंक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे N मिथाइल ऐसे। ठीक है, अब कार्बन कितना है 1, तो इसको बोलेंगे मीथेन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की तरह बोलते हैं मीथेन। और फिर N को हम अमाइन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मेथेन अमाइन, क्योंकि आपको पता है अमाइन जो है ये क्या, इसका अनुलग्न है, सफिक्स है, और जब ए आता है तो यहाँ का ई हट जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। क्लियर, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बात करें, व्हाट इज द मिक्सचर। देखो स्टूडेंट्स, परीक्षा बोर्ड में जो आप आंसर देखते हैं, कभी कभी परीक्षा बोर्ड में आंसर जो है इनकम्प्लीट आंसर होते हैं, है ना, आप उनको रट लोगे लेकिन आप ज़्यादा दिन तक नहीं उसको याद रख पाओगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ खुद देखो ना, यहाँ पर लिखा है 5th क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यहाँ लिखा है HNO3H2SO4। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ना तो यहाँ डाइल्यूट है ना कंस है, ना डाइल्यूट है ना कंस है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, जो नाइट्रीकृत मिश्रण जो होता है, उसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो एक्चुअल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसको हम नाइट्रीकृत मिश्रण कहते हैं। यानी कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है K इक्वल टू 2.33/T log A/A-, ये बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए K इक्वल टू 2.303/T log A, यह आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स A, ये कैपिटल है।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो, ये सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतना क्लियर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, थैंक यू।